तहे दिल से आप सभी प्यारे बच्चों का नमस्कार आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान का विकास एजुकेशन में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 एसएसटी की जो आपकी न्यू बुक आई है, समाज का अध्ययन भारत, और उसके आगे जो 2026 में न्यू बुक आई है उसका आज हम पहला चैप्टर भारत की भौगोलिक विविधता, उसके जो दो टॉपिक हैं गंगा का मैदान, विशाल भारतीय मरुस्थल, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहले से ही मैंने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड पहले ही 3 वीडियो बना दी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, पार्ट 2 में मैंने 1-2 टॉपिक करवाया था, और पार्ट 3 में भी मैंने 2 टॉपिक कवर करवा दिए थे। आज हम पार्ट 4 को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें आज हम 2 टॉपिक गंगा का मैदान, विशाल भारतीय मरुस्थल को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन जिन बच्चों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। उन्हें देखना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही क्लास 7 की एसएसटी की वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना कमेंट जरूर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो छात्रों, आज का हमारा नया टॉपिक है गंगा के मैदान। ठीक है, गंगा के मैदान। जैसे ही हम हिमालय से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, गंगा के विशाल व उपजाऊ मैदान में हम पहुंचते हैं। यानी हमने पढ़ा था कि नॉर्थ इंडिया में हिमालय पर्वत श्रृंखला पड़ती है। ठीक है, जब हम हिमालय पर्वत श्रृंखला के साउथ की दिशा में दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो हमें उपजाऊ और बहुत बड़े विशाल गंगा के हम बहुत बड़े और उपजाऊ विशाल गंगा के मैदान में पहुंचते हैं। ठीक है, यह मैदान भारत के इतिहास और सभ्यता का एक महत्वपूर्ण भाग रहे हैं। ठीक है, गंगा का मैदान अभी का नहीं है, गंगा का मैदान बहुत पहले से है। इसका एक बहुत ही तगड़ा इतिहास है, इसकी एक सभ्यता है। गंगा के मैदान में कई सभ्यताएं उभरी हैं, कई इतिहास रहे हैं, कई शासक आए हैं। ठीक है, इन मैदानों को हिमालय से निकलने वाली विशाल नदियां पोषित करती हैं। ठीक है, यानी जो हिमालय से नदियां निकलती है, जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यह वाली जो नदियां हैं, इनका पालन पोषण कहाँ पर होता है? इनका पालन पोषण इन मैदानों में होता है। ठीक है, जो इस क्षेत्र के लिए जल के रूप में एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। यानी गंगा के मैदान का जल स्रोत, यानी गंगा के मैदान में जल कहाँ से आता है? जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, इन्हीं से इनका जल आता है, जो जीवन रेखा है इनकी। ठीक है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियाँ अपनी सहायक नदियों के व्यापक जल से इस क्षेत्र की मिट्टी को खनिजों से समृद्ध कर देती है। ठीक है, देखिए, जब हिमालय से सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, और इनकी कई सहायक नदियाँ होती हैं, तो वह इस क्षेत्र की जो मिट्टी है इसको खनिजों से समृद्ध कर देती है, क्योंकि हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, उनमें कई समृद्ध खनिज होते हैं। ठीक है, जब हिमालय की नदियाँ इस गंगा के मैदान में पहुंचती हैं ना, तो इसकी मिट्टी को खनिजों से समृद्ध कर देती है। ठीक है, जिससे यह क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ व कृषि के लिए आदर्श बन जाता है। ठीक है, आपको बता दूं कि भारत में सबसे उपजाऊ क्षेत्र गंगा का मैदान है। ठीक है, क्योंकि इस क्षेत्र में सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी कई खनिज लाती है, इस क्षेत्र की भूमि को उपजाऊ बनाती है, जिससे कृषि के लिए अच्छा बन जाती है भूमि। ठीक है, नदियाँ अपने साथ अनेक खनिज लाती है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया हो। तो प्रचुर मात्रा में कृषि संभव हो पाती है। ठीक है, अगर मिट्टी उपजाऊ होगी तो वहाँ खेती अच्छी होगी, जाहिर सी बात है। नदियाँ जल विद्युत उत्पादन का भी एक स्रोत है। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग इन मैदानी क्षेत्रों में रहता है, यानी नदियों से बिजली भी बनाई जाती है। जल विद्युत उत्पादन यानी जल चक्र से ना बिजली भी बनती है, सिंपल नदियों से बिजली भी बनती है। और भारत की जनसंख्या का लगभग एक बड़ा भाग ना इसी क्षेत्र में रहता है, इन मैदानी क्षेत्रों में रहता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह देखिए, मैदानों में आधुनिक कृषि पद्धतियाँ और दिल्ली का हवाई दृश्य, जिसमें ऊपर दाईं ओर यमुना नदी दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर दाईं ओर बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, और एक चित्र आपका इंपॉर्टेंट है, मैं वही चित्र बता रहा हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुफसलीय कृषि, यानी उत्तर प्रदेश भी आपका गंगा के मैदानी वाला क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पर बहुफसलीय कृषि, यानी एक ही खेत पर कई प्रकार की फसल उगाई जाती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में धान के खेतों में काम करती हुई ग्रामीण महिलाएं, यानी पश्चिम बंगाल की भूमि भी उपजाऊ है, वहाँ पर धान अधिक उगाया जाता है। ठीक है, वहाँ पर महिलाएं काम कर रही हैं। ठीक है, भारत के उत्तरी मैदानों की समतल भूमि में एक विस्तृत परिवहन तंत्र विकसित हुआ है। ठीक है, यानी भारत की जो भूमि है, उत्तर भारत की भूमि है, यानी नॉर्थ इंडिया की जो भूमि है वो समतल है, बिल्कुल सपाट है, जिससे परिवहन यानी आने जाने की सुविधा अच्छी होती है। ठीक है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। सड़क और रेलवे तंत्र लंबी दूरी तक लोगों और माल की आवाजाही को सुविधाजनक बना देते हैं। यानी उत्तर भारत में अच्छी सड़कें हैं, अच्छा रेल तंत्र है, जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान अच्छी सुविधाजनक ले जाता है। जैसे कि आप अतीत के चित्र पट से संबंधित अध्याय में देखेंगे, गंगा, ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों का उपयोग यात्रा और व्यापार के लिए 6 शताब्दियों में किया जाता था। यानी आप जब
अतीत के चित्रपट चैप्टर में देखेंगे कि हम कैसे पहले के जो लोग थे, अतीत भारत के जो लोग थे, वो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और कई नदियों से ना आने जाने के लिए इस्तेमाल करते थे और व्यापार भी करते थे। ठीक है, अभी आप यही पढ़ लीजिए। देखिए, गंगा के मैदानों में परिवहन के लिए विभिन्न साधन, यानी अभी भी लोग आना जाना बना रहता है नदियों से लोगों का। ठीक है, गंगा के मैदान का उपग्रह से लिया गया चित्र, यानी यह चित्र देखिए आप, ये गंगा का मैदान है, उपग्रह से यानी सैटेलाइट से लिया गया चित्र है गंगा का मैदान, ये देखिए यहाँ पर है। ठीक है, और नीचे चलते हैं, ये आप पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। इसी के साथ हमारा गंगा के मैदान वाला टॉपिक समाप्त होता है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, जो मैंने आपको पढ़ाया ना, आप मेरी बात मान लीजिए, जो मैंने आपको पढ़ाया ना आप वही पढ़ लीजिए, गारंटी से कह रहा हूँ, दावे से, आप एक क्वेश्चन भी पेपर से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया आप बस वही सुन लीजिए, बस सिंपल, जो चित्र बता रहा हूँ वही करते जाइए। अब हमारा अगला टॉपिक है विशाल भारतीय मरुस्थल या थार मरुस्थल। आपने थार मरुस्थल के बारे में सुना होगा, जो दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल में से गिना जाता है और सबसे खतरनाक मरुस्थल है थार मरुस्थल। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर हम भारत के मानचित्र पर पश्चिम की ओर बढ़ें तो आपको एक पीलापन लिए क्षेत्र दिखाई देगा। यह क्षेत्र थार मरुस्थल है। यानी जब हम इंडिया का मैप देखेंगे, अपने भारत का मैप देखेंगे, जब हम पश्चिम की ओर जाएंगे, यानी जब हम वेस्ट की ओर जाएंगे, तो अब हम देखेंगे कि एक पीला सा क्षेत्र है। ठीक है, ये पीला सा क्षेत्र क्या है? ये पीला सा क्षेत्र थार मरुस्थल है। ठीक है, थार रेगिस्तान है। ये आपको क्या दिखाई देता है? सुनहरी रेत के टीले का एक विशाल विस्तृत उबड़ खाबड़ क्षेत्र और व्यापक खुला आसमान। यानी जब हम थार मरुस्थल की ओर जाएंगे तो हम देखेंगे वहाँ पर टीले ही टीले हैं, रेत के टीले हैं बड़े बड़े, और उबड़ खाबड़ क्षेत्र हैं वहाँ पर। देखिए उबड़ खाबड़ कुछ इस प्रकार का थार रेगिस्तान, उबड़ खाबड़ है, रेत के टीले हैं और खुला आसमान है। ठीक है, वही है। और आगे चलते हैं, और एक चित्र ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसलमेर स्वर्ण नगरी जो भारत के थार मरुस्थल के मध्य स्थित है। जैसलमेर किला एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यानी ये जो जैसलमेर का स्वर्ण नगरी है ना, जो स्वर्ण नगरी, जिसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है, लेकिन जैसलमेर में स्थित है ये वाला किला। ये मतलब जो थार मरुस्थल है उसके बिल्कुल बीच में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर लोग घूमने भी आते हैं, यूट्यूब में मैंने कई वीडियो भी देखी है इसकी। और जैसलमेर किला एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यानी आपको मैं बता दूं कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित करती है, तो उनमें से यही जो जैसलमेर का एक किला है उसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, रेत के टीले तब बनते हैं जब हवा की दिशा रेत को स्थानांतरित कर पहाड़ी जैसी आकृति प्रदान करती है। कभी कभी ये टीले 150 मीटर ऊंचाई तक हो जाते हैं। यानी रेत के टीले तभी बनते हैं जब हवा की दिशा रेत को स्थानांतरित कर पहाड़ी जैसी आकृति में प्रदान कर देती है। जैसे हवा इस दिशा में चल रही है, ठीक है, इस दिशा में, तो रेत पूरी इस दिशा में बहेगी, ट्रांसफर होगी, स्थानांतरित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जमा होती जाएगी, एक बड़ी आकृति बनेगी। ठीक है, कभी कभी ये टीले 150 मीटर तक ऊंचाई तक होते हैं। थार मरुस्थल एक विशाल शुष्क क्षेत्र है। यानी थार मरुस्थल है ना, ये सबसे सूखा क्षेत्र है, एक विशाल सूखा क्षेत्र है। इसका अधिकांश भाग भारत में स्थित है। यानी थार मरुस्थल का अधिकांश भाग ना भारत में स्थित है, कुछ पाकिस्तान में भी जाता है। जो भारत में कहाँ कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा राज्य में फैला हुआ है। यानी थार मरुस्थल राजस्थान में ज़्यादा है, गुजरात में ज़्यादा है, पंजाब में थोड़ा बहुत है, हरियाणा में थोड़ा बहुत है, और यानी राज्य में फैला हुआ है। मरुस्थल कठोर पारिस्थितियों के कारण एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है जो मानव और पशु आवागमन को बाधित कर देता है। यानी मरुस्थल यानी रेगिस्तान एक ऐसा क्षेत्र होता है ना जिसकी परिस्थितियाँ, जिसका क्लाइमेट बहुत प्राकृतिक अवरोधक उत्पन्न करता है। यानी यहाँ पर इंसान, कोई पशु ढंग से रह नहीं कर पाता। ठीक है, कुछ ही जानवर है, कुछ ही मतलब इंसान है जो खुद को उस परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते हैं, वही रह पाते हैं। क्योंकि यहाँ दिन के समय अत्यधिक तापमान और रात अत्यधिक ठंडी और जल की उपलब्धता का अभाव रहता है। यानी रेगिस्तानों में, मरुस्थलों में दिन के समय टेम्परेचर बहुत अधिक होगा, 50-50 डिग्री होगा, और रात के समय माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, और यहाँ पर पानी भी इतना नहीं होता, पानी का अभाव होता है। थार में रहने वाले लोगों ने अपनी जीवन शैली को उस स्थान और वहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया है। उनका खान पान, वेशभूषा, जीवन शैली इन कठोर परिस्थितियों के लिए अनुकूल है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोग इन क्षेत्रों में रहते हैं वो अपने आप को इन परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेते हैं। जैसे थार मरुस्थल में जो लोग रहते हैं उनकी जीवन शैली वैसी है, जैसे उन्होंने खुद का खान पान उस क्षेत्र जैसा कर लिया है, वैसे ही कपड़े पहनते हैं जैसे उन्हें गर्मी ना लगे, और ठीक है, उन्होंने खुद को वैसी परिस्थिति में ढाल लिया है। जैसे वहाँ के लोग ऊँट रखते हैं क्योंकि ऊँट रेगिस्तान में अच्छे तरीके से चलते हैं। ठीक है, और देखिए एक चित्र ये भी इंपॉर्टेंट है कि घर से दूर जल स्रोतों से जल लाती हुई महिलाएं एक ग्राम में वर्ष जल संचयन की संरचना। यानी यह जल संचयन की एक संरचना जिसमें लोगों गाँव में, राजस्थान है, गुजरात में कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर घरों में पानी नहीं होता, इसलिए जो जल संचयन संरचना होती है लोगों को दूर दूर वहाँ पर जाना पड़ता है और पानी लेकर आना पड़ता है। ठीक है,
मरुस्थल में जल का अभाव होता है। महिलाओं को प्राय अपने परिवार के लिए जल लाने हेतु प्रतिदिन लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। यानी मरुस्थलों में जो लोग रहते हैं वहाँ पर उनको जल का अभाव, यानी उनके पास पानी इतनी स्रोत नहीं होते पानी के, इसलिए जो वहाँ की महिलाएं होती हैं अपने परिवार की जल की इच्छा को पूरी करने के लिए लंबी लंबी दूरी तय कर पानी लाती हैं। इसलिए बर्तनों को स्वच्छ रखने की पारंपरिक विधि यह है कि उन्हें रेत से तब तक रगड़ा जाए तब तक वह साफ ना हो जाए। यानी वहाँ पर एक ट्रेडिशन है कि वो बर्तनों को रेत से साफ करते हैं, रेत से तब तक उन्हें रगड़ते रहेंगे जब तक कि वह पूरी तरह साफ ना हो जाए। धोने के लिए जल की थोड़ी मात्रा का उपयोग किया जाता है। यानी वहाँ पर कपड़े धोने नहाने के लिए ना थोड़ी जल की मात्रा का कम इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, धोने के लिए उपयोग किए गए जल का पुनः उपयोग किसी पौधे को सींचने जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। यानी वहाँ पर पानी की इतनी कम सुविधा है। ठीक है, वहाँ पर क्या करते हैं कि लोग जैसे मतलब नहाने के लिए जो जल का इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी चीज़ को धोने के लिए करते हैं ना, उसी जल का इस्तेमाल पुनः वो पौधों को सींचने, यानी कोई मतलब छोटे मोटे काम है उनमें फिर से कर लेते हैं, जो उन लोगों की विशेषता है। इसलिए अगली बार जब भी आप नल खुला छोड़ दें तो थार रेगिस्तान के लोगों को याद अवश्य करें। इसलिए जब भी आप पानी को वेस्ट करते हैं ना, जो आप लोग, उसे मत किया करें। ठीक है, आपको अगर पानी वेस्ट करने का मन हो ना, जो कुछ लालची बच्चे हैं, तो वह थार रेगिस्तान के लोगों की जीवन शैली को याद करें। ठीक है, उन्हें तो एक बूंद तक कभी कभी नसीब नहीं होता है। राजस्थान अपने पारंपरिक जल संरक्षण के उपाय जिसमें टांगा या कुंड सम्मिलित है। यानी राजस्थान में पानी को बचाने के लिए कई तरीके हैं, कई जल संरक्षण के उपाय हैं। जैसे वहाँ पर टांगा है, टांगा यानी छत पर एक प्रकार का टैंक बना दिया जाता है जिसे टांगा कहते हैं, जिसमें वर्षा का पानी यानी बारिश का पानी जमा हो जाता है। या कुंड है, यानी कुंड भी बना जाते हैं वहाँ पर, के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान। यह विशेष जल संग्रह विधियाँ वर्षा के जल को प्राय पीने के उद्देश्य से संचित की जाती है। यानी जो टांगा है या कुंड है, ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो लोग हैं जो जल संग्रह कर कर वर्षा के जल को पी पाए। ठीक है, उनकी आवश्यकता को पूरी हो सके, उनकी आवश्यकता पूरी हो सके, उन्हें दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि बारिश को पानी को कैसे पीते हैं? नहीं, जो ये कुंड होते हैं, जो ये मतलब टांका होते हैं, इनमें मोटर लगी होती हैं, वो उनको मतलब अच्छा फिल्ट्रेशन कर देती हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा थार मरुस्थल, भारत का थार मरुस्थल हमने, उसी के साथ हमने भारत का रेगिस्तान यानी थार मरुस्थल के बारे में भी कर लिया है। हमने आज 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं। कौन कौन से? पहला हमने गंगा का मैदान, ठीक है, गंगा का मैदान हमने ऊपर कर लिया है, और अभी हमने अभी किया है भारत का मरुस्थल यानी थार मरुस्थल। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर लिया है। अब मिलते हैं पार्ट 5 में, जिसमें हम अगला टॉपिक अरावली की पहाड़ियाँ, ठीक है, एक और टॉपिक करवा दूंगा मैं आपको, और एक टॉपिक आपका ये है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ये 2 टॉपिक मैं अगली वीडियो में डिस्कस करवा दूंगा। तो मिलते हैं पार्ट 5 में। जिन जिन बच्चों ने पहली 3 वीडियो नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। अब मिलते हैं पार्ट 5 में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़।